अक्टूबर की ठंडी रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ, चांद की हल्की सी झलक भी नहीं, और हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन की भारी आवाज सुनते ही दिल में एक अजीब सा उत्साह और हल्का डर दोनों महसूस हुआ। राजू, मेरा खलासी, पीछे से आकर बोला, भाई आज का रास्ता सुनसान है, और ऊपर से ये जंगल वाला हिस्सा। सुना है रात को यहाँ कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। मैं हंसते हुए बोला, राजू, डरने वालों के लिए ये काम नहीं है। चल बैठ, माल सुबह तक पहुंचाना है। हमने ट्रक को नेशनल हाईवे पर दौड़ाना शुरू किया। शहर की लाइटें पीछे छूट गईं और आगे सिर्फ अंधेरा था। करीब 40 किलोमीटर बाद सड़क दोनों तरफ से घने और सूखे पेड़ों के जंगल में घुस गई। पेड़ इतने पास पास थे कि उनकी टहनियां आपस में उलझकर अंधेरे में एक दूसरे को खरोंचती सी आवाज कर रही थीं। राजू ने धीरे से कहा, भाई, इस इलाके में एक पुराने ट्रक ड्राइवर की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं कि जो भी उससे मिलता है उसका सफर कभी पूरा नहीं होता। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मन में हल्की सी बेचैनी घर कर गई। इसी दौरान मैंने सड़क के बीच में एक परछाई देखी, जैसे कोई लंबा आदमी खड़ा हो। मैंने हॉर्न मारा, लेकिन वो हिला तक नहीं। ट्रक पास आया तो वो परछाई अचानक हवा में ऊपर उठकर गायब हो गई। राजू की आंखें फटी रह गईं। भाई, ये इंसान नहीं था। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा ठंडी होती जा रही थी और केबिन के अंदर भी अजीब सी बदबू भरने लगी। मैंने शीशा नीचे करके बाहर देखा। पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे, पूरी तरह खुले हुए, और चेहरा जैसे धुंध में ढका हो। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक के स्पीडोमीटर की सुई वहीं अटक गई, 40 पर। इंजन गरज रहा था, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ रहा था। अचानक राजू चिल्लाया, भाई, वो औरत अब सड़क के बीच में खड़ी है और उसके पैर उल्टे हैं। राजू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां खिड़की के किनारे जकड़ी हुई, जैसे डर से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने भी ब्रेक दबा दिया, लेकिन ट्रक सड़क के बीच जाकर जैसे जम गया। वो औरत सफेद साड़ी में सिर झुकाए सड़क के बीच खड़ी थी। हवा में उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे, पंजे पीछे, और अंधेरे में भी उसकी हड्डियों की रेखाएं साफ दिख रही थीं। राजू बुदबुदाया, भाई, ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे, जो ड्राइवर को रास्ता भुला देती है। मैंने हॉर्न बजाया। उसकी आवाज घने जंगल में गूंज कर वापस लौटी, लेकिन वो औरत नहीं हिली। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो, आंखें खून सी लाल, और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। अचानक ट्रक का इंजन खुद बंद हो गया। हेडलाइट्स झिलमिलाईं और बुझ गईं। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अगले ही पल ठंडी हवा का एक तेज झोंका केबिन के अंदर घुसा, और साथ में आई वही बदबू, जैसे कई दिनों से किसी का सड़ा हुआ शव रखा हो। राजू ने अपना हाथ मेरी बांह पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। भाई, पीछे मत देखना, पीछे कोई खड़ा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि जितना मना करो उतना मन देखने को करता है। मैंने शीशे में हल्के से देखा। ट्रक के ठीक पीछे, हेडलाइट के बुझ जाने के बावजूद, एक दूसरा ट्रक खड़ा था। उसमें कोई ड्राइवर नहीं, सिर्फ ड्राइवर की सीट पर एक कंकाल, जिस पर फटे कपड़े लटके हुए थे। मैंने चाबी घुमाई। इंजन एक बार खांसा, दूसरी बार कांपा, और तीसरी बार तेज आवाज के साथ चल पड़ा। हेडलाइट्स फिर जल गईं, लेकिन वो औरत अब गायब थी। राजू ने राहत की सांस ली। चलो, बच गए। मैंने ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन शीशे में देखा तो पीछे वो भूतिया ट्रक भी चल पड़ा था। उसके टायर सड़क पर नहीं, हवा में तैर रहे थे, और पहियों के नीचे से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर का कंकाल वहीं बैठा था, लेकिन उसकी लाल आंखें अब सीधे मुंह पर टिकी थीं। राजू घबराकर बोला, भाई, ये हमारा पीछा कर रहा है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक। वो वाक्य पूरा करने से पहले ही हमारे ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें से फटी फटी आवाज आई, रुक जा, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा।
रेडियो से आती वह फटी हुई आवाज जैसे सीधे मेरी खोपड़ी के अंदर घुस रही थी। रुक जा, वरना हमेशा के लिए यहीं रुक जाएगा। राजू दोनों हाथों से अपने कान दबा रहा था। भाई, इसे बंद करो, ये इंसान की आवाज नहीं है। मैंने रेडियो का बटन दबाया, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। इसके बजाय आवाज और तेज हो गई, और अब उसके साथ एक हल्की सी हंसी भी सुनाई देने लगी। एक ठंडी, लंबी और रूह कंपा देने वाली हंसी। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप बाएं घूम गया। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। ट्रक अब हाईवे छोड़कर एक टूटी फूटी कच्ची सड़क पर जाने लगा। कच्ची सड़क दोनों तरफ से सूखे खेतों और झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। चांद अब बादलों के पीछे से निकलकर हल्की सी रोशनी फैला रहा था, जिसमें दूर एक गांव की परछाई दिख रही थी। लेकिन वो गांव अजीब था। कोई भी रोशनी नहीं, न कोई इंसान की हलचल, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां और जर्जर मकान। राजू कांपती आवाज में बोला, भाई, ये वही गांव है ना जिसके बारे में सुना था कि यहां सब लोग एक रात में गायब हो गए थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि खुद सुन पा रहा था। जैसे ही हम गांव के पहले घर के पास पहुंचे, ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। हेडलाइट्स भी बुझ गईं। गहरी खामोशी में हमें सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज। लेकिन वो आवाज साफ थी, जैसे वो बच्चा हमारे बिल्कुल पास हो। राजू धीरे से बोला, भाई, मुझे लग रहा है ये बच्चा इंसान नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सामने सड़क पर सच में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की एक कार थी, और उसका सिर एक तरफ इतना मुड़ा हुआ था कि उसकी गर्दन की हड्डी बाहर झांक रही थी। हम ट्रक में बैठे बैठे जमे रह गए। अचानक गांव के अंधेरे मकानों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, और उनमें से लोग नहीं, उनके सड़े गले शव बाहर निकलने लगे। आंखों में लाल रोशनी, मुंह से खून टपकता, और पैरों में जमीन से ऊपर तैरते हुए वे हमें घेरने लगे। राजू चीख पड़ा, भाई, ये हमें यहां से जाने नहीं देंगे। अचानक ट्रक का रेडियो फिर ऑन हुआ। अब तुम हमारे गांव के हिस्से हो, यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। राजू मेरे कान में फुसफुसाया, भाई, अगर हमें बचना है तो उस पुराने मंदिर में जाना होगा। सुना है वहां की घंटी से इन प्रेतों की शक्ति कम हो जाती है। मैंने तुरंत ट्रक का स्टार्ट बटन दबाया, लेकिन इंजन ने एक अजीब सी कराहने जैसी आवाज निकाली और बंद हो गया। चारों तरफ से आते सड़े गले शव अब और करीब आ रहे थे। उनकी आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे हम सिर्फ मांस का टुकड़ा हों। राजू ने हिम्मत करके कहा, भाई, ट्रक छोड़ो, पैदल भागते हैं। हम दोनों ट्रक से कूदकर गांव की तंग गलियों में भागने लगे। हर घर के अंदर से हमें किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, रुक जाओ, भागकर कहां जाओगे? गलियों में जमीन पर बिखरी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे चरमराने लगीं। राजू की सांसें तेज हो रही थीं, और मेरा दिल मानो गले तक आ चुका था। दूर हमें मंदिर की टूटी हुई मीनार दिखी, लेकिन वहां तक जाने वाला रास्ता उसी औरत के सामने से होकर गुजर रहा था जो हमने हाईवे पर देखी थी, उल्टे पैरों वाली चुड़ैल। वो औरत अब हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक। त्वचा जगह जगह से झूल रही थी, और मुंह इतना चौड़ा खुला कि कानों तक फट गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में लहराया। अगले ही पल मेरे और राजू के पैरों के नीचे की मिट्टी कीचड़ में बदल गई। हम जितना निकलने की कोशिश करते, उतना अंदर धंसते जा रहे थे। राजू ने घबराकर चिल्लाया, भाई, अगर हम अभी नहीं निकले तो ये हमें जिंदा गाड़ देगी। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली, पास पड़ी सूखी झाड़ी को आग लगाई। धुएं के उठते ही चुड़ैल एक तीखी चीख मारकर पीछे हट गई, और हमारे पैरों के नीचे की कीचड़ गायब हो गई। हम पूरी ताकत से भागते हुए मंदिर तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा था, और अंदर अंधेरा पसरा हुआ। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे, और बीच में एक बड़ी घंटी लटक रही थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, चारों तरफ से सैकड़ों चीखें गूंज उठीं, जैसे पूरा गांव एक साथ चिल्ला रहा हो। राजू ने तुरंत घंटी बजा दी।
घंटी की आवाज जैसे किसी अदृश्य ताकत को चीर रही थी। बाहर खड़े शव पीछे हटने लगे, उनकी लाल आंखें बुझने लगीं और हवा में भारीपन कम होने लगा। लेकिन घंटी के तीसरे ही झटके के बाद मंदिर के दरवाजे पर वही भूतिया ट्रक आकर रुक गया। उसका कंकाल ड्राइवर अब मंदिर के अंदर उतर रहा था। मंदिर के दरवाजे पर वह भूतिया ट्रक ऐसे रुका जैसे उसके पहिए जमीन में धंस गए हों। धुएं और धातु की जलने की गंध हवा में फैल गई। कंकाल ड्राइवर ने अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। उसकी आंखों के खोखले गड्ढों से लाल आग जैसी चमक निकल रही थी। उसकी हड्डियां चलते वक्त ऐसे चरमरा रही थीं जैसे कोई पुरानी लोहे की चेन खींच रही हो। राजू मेरे कान में फुसफुसाया, भाई, ये इंसान नहीं, ये वही है जो ड्राइवर की आत्मा खा जाता है। मंदिर की घंटी अपने आप बजना बंद हो गई। दीवारों पर लिखे मंत्र काले पड़ने लगे, जैसे किसी ने उन पर कालिक पोत दी हो। मैंने महसूस किया कि मंदिर की सुरक्षित जगह अब सुरक्षित नहीं रही। कंकाल ड्राइवर धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे बाहर का अंधेरा मंदिर में घुसने लगा। दीपक की लौ एक एक कर बुझ गई और अब हमें सिर्फ उसकी लाल आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक कुछ अदृश्य हाथों ने मेरा गला जकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें रुक रही हैं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राजू ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा और मुझे मंदिर के एक कोने में ले गया। वहां जमीन पर एक तांबे की थाली रखी थी, जिस पर पुराना यंत्र बना था। राजू ने तुरंत उसमें रखी राख उठाकर मेरे गले पर लगा दी। जैसे ही राख लगी, अदृश्य हाथ गायब हो गए और मैं हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कंकाल ड्राइवर ने अपनी लंबी हड्डियों वाली उंगली मेरी तरफ इशारा किया और पहली बार बोला, तुमने मेरी सड़क पर कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, जैसे बाकी सबकी हुई है। उसकी आवाज मानो धातु घिसने जैसी थी, जिसमें नफरत और भूख दोनों झलक रही थी। राजू ने तुरंत जवाब दिया, तुझे छोड़ने का एक ही तरीका है, तेरी मौत वाली जगह पर तेरे ट्रक का हिस्सा जलाना। कंकाल ड्राइवर ठहाका मारकर हंसा, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अचानक मंदिर की चारों दीवारें दरारों से फटने लगीं। बाहर से दर्जनों लाल आंखें झांकने लगीं। गांव के सारे भूत, चुड़ैल और सड़े शव एक साथ वापस आ गए थे। उनकी चीखें इतनी तेज हो गईं कि कान फटने जैसा दर्द होने लगा। मैंने राजू का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, भागना होगा, वरना हम सच में यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। राजू ने मेरी तरफ देखा, तो चल भाई, उस सड़क पर जहां से यह सब शुरू हुआ था। मंदिर की दीवारें गिरने ही वाली थीं। चारों तरफ से भूतों की चीखें, हड्डियों की खड़खड़ाहट और ठंडी हवाओं का बवंडर हमें घेर रहा था। राजू ने मेरे हाथ में मंदिर के दीपक की बुझी हुई लकड़ी थमा दी और फुसफुसाया, भाई, भागो, पीछे मत देखना। हम दोनों टूटे दरवाजे से बाहर निकले और अंधेरी गली में दौड़ने लगे। हमारे पीछे दर्जनों लाल आंखें हवा में तैरती हुई आ रही थीं। गांव के किनारे सूखी झाड़ियों के बीच हमें एक जंग खाया पुराना ट्रक मिला। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और टायर आधे धंसे हुए। राजू ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो बस कबाड़ है, चलाने लायक नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उसका इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, वो ऐसे गरजा जैसे अभी अभी मरने से पहले की आखिरी सांस ले रहा हो। और अजीब बात, उसकी हेडलाइट्स अपने आप उसी हाईवे की तरफ मुड़ गईं जहां से हमारी मुसीबत शुरू हुई थी। ट्रक धूल और धुएं में घिरा आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम हाईवे के करीब पहुंचे, सड़क के किनारे पुराने टायर के जलने की गंध आने लगी। राजू ने डरते हुए कहा, भाई, यहीं उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था और उसी दिन से यह सड़क उसकी कब्र बन गई। अचानक हमें सामने सड़क के बीच वही चुड़ैल दिखी, उल्टे पैर, सफेद साड़ी और लाल आंखें। लेकिन इस बार उसके हाथ में किसी ट्रक का टूटा हुआ स्टीयरिंग था और वो हमें घूर रही थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, उसने स्टीयरिंग हमारे ट्रक के बोनट पर फेंका। स्टीयरिंग गिरते ही ट्रक का इंजन चीखने लगा और रेडियो अपने आप ऑन हो गया। अब कोई नहीं बचेगा, न तुम, न तुम्हारा साथी। चारों तरफ अंधेरा गाढ़ा हो गया। सड़क गायब, आसमान गायब, बस धुंध और ठंडी हवाओं का एक चक्रवात। हम दोनों समझ गए,
अब आखिरी खेल शुरू हो चुका है। धुंध के बीच से भूतिया ट्रक फिर प्रकट हुआ। कंकाल ड्राइवर इस बार सीट से उठ खड़ा हुआ, हाथ में जंग लगा लोहे का हुक लिए। वो सीधे हमारे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। राजू ने मेरे कान में कहा, भाई, अगर हम उसके ट्रक का एक हिस्सा आग में जलाकर इस सड़क पर फेंक दें तो ये श्राप टूट सकता है। समस्या ये थी कि उस ट्रक तक पहुंचना मतलब मौत के मुंह में कूदना। धुंध इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि हमें अपने हाथ भी साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उस भूतिया ट्रक की लाल हेडलाइटें जैसे अंधेरे को चीरकर हमें बुला रही थीं। राजू ने मेरे हाथ में लोहे की रॉड थमाई। भाई, जो भी हो, डरना मत, इसका एक छोटा हिस्सा तोड़कर निकालना होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर सड़क पर पड़ी हड्डियां चरमराती और उनके टूटने की आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज जाती। जैसे ही हम ट्रक के करीब पहुंचे, अचानक हवा का एक बवंडर उठा। उस धुंध में वहीं चुड़ैल प्रकट हुई। सफेद साड़ी, उल्टे पैर और खुले बाल। उसके मुंह से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खतरनाक थीं कि उनमें देखना भी मुश्किल हो गया। उसने अपने लंबे नाखून हमारे सामने लहराए और जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। राजू ने झट से अपनी जेब से मंदिर की राख निकाली और उसकी तरफ फेंक दी। राख लगते ही चुड़ैल ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और पीछे हट गई, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। मैंने ट्रक के बोनट पर चढ़कर जंग लगा एक लोहे का टुकड़ा तोड़ लिया। जैसे ही वो टुकड़ा मेरे हाथ में आया, भूतिया ट्रक कांपने लगा और कंकाल ड्राइवर ने एक जोरदार गर्जना की, वापस रख दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा यहीं सड़ जाएगी। उसकी आवाज के साथ ही चारों तरफ से लाल आंखों वाले सैकड़ों भूत हमारे तरफ बढ़ने लगे। राजू ने माचिस निकाली और मैंने पास पड़े सूखे टायरों में आग लगा दी। जलते हुए टायरों की गंध हवा में फैलते ही भूत पीछे हटने लगे। मैंने लोहे के उस टुकड़े को आग में फेंक दिया। जैसे ही टुकड़ा आग में गिरा, भूतिया ट्रक ने एक इतनी भयानक चीख मारी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा। चुड़ैल धुएं में लपटों के साथ तड़पते हुए हवा में गायब हो गई। आग की लपटों के बीच भूतिया ट्रक धीरे धीरे राख में बदल गया। कंकाल ड्राइवर का शरीर टूटकर जमीन पर बिखर गया और उसकी लाल आंखों की चमक बुझ गई। धुंध छंटने लगी और सड़क फिर से दिखाई देने लगी। हम दोनों थके हुए ट्रक में वापस बैठे और इंजन स्टार्ट किया। इस बार ट्रक बिना किसी रुकावट के चल पड़ा। राजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भाई, खत्म हो गया। मैंने भी गहरी सांस ली, लेकिन ठीक उसी समय ट्रक के रेडियो में फटी फटी आवाज आई, सफर अभी बाकी है। ट्रक की हेडलाइट के पीले प्रकाश में सामने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सी नमी और ठंडक भर गई थी। राजू खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, साहब, ये जगह तो नक्शे में भी नहीं आती। हमें यहां से जल्द निकलना होगा। मैंने ट्रक का एक्सीलरेटर थोड़ा और दबाया, लेकिन सड़क जैसे अनजाने बोझ से दब रही थी। ट्रक भारी हो गया था, जैसे किसी ने पीछे अदृश्य हाथों से पकड़ रखा हो। अचानक ठक ठक ठक, पीछे बॉडी के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आई। राजू ने डर से आंखें फाड़ दी। कोई पीछे चढ़ा है। मैंने शीशे में देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर भी आवाज जारी रही, जैसे कई नंगे पांव लकड़ी पर दौड़ रहे हों। मैं ट्रक रोकने ही वाला था कि राजू ने चीखते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। ना रोकिए, ये इंसान नहीं है। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में एक सफेद साड़ी में औरत, बिखरे बाल, उल्टे पांव हमारे ट्रक के पीछे दौड़ती दिखी और दौड़ते दौड़ते उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वह तैरते हुए सीधे ट्रक की बॉडी पर चढ़ गई। अब आवाज और तेज थी, ठक ठक ठक, जैसे वो बॉडी के ऊपर रेंग रही हो। राजू घबराकर बोला, साहब, हनुमान चालीसा सुनिए, जल्दी। हम दोनों ने कांपते हुए चालीसा शुरू की, लेकिन बीच में ही ऊपर से एक खौफनाक हंसी गूंजी, जितना पढ़ोगे उतना पास आऊंगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से दौड़ाया, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, वो औरत का चेहरा शीशे में और नजदीक आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारे जैसी थीं और होंठों पर काला गाढ़ा खून टपक रहा था।
उस औरत का चेहरा अब शीशे के इतने करीब था कि मुझे लग रहा था अगर उसने एक झटका और मारा तो कांच छटक जाएगा। उसकी हंसी अब गूंज नहीं रही थी, बल्कि सीधा मेरे कान के पास जैसे फुसफुसा रही थी। रोक दे, मैं उतर जाऊंगी। राजू ने अपना चेहरा ढक लिया और लगभग रोते हुए बोला, साहब, ये छलावा है। अगर आपने गाड़ी रोकी तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने एक्सीलरेटर दबा रखा था, लेकिन ट्रक जैसे खींचा जा रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 60 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। फिर ऊपर से एक भारी आवाज आई, मैं आ रही हूं। अगले ही पल शीशे पर एक जोरदार थप्प की आवाज हुई और वो औरत उल्टे पांव, मुंह नीचे की तरफ लटकते हुए शीशे से चिपक गई। उसके बाल शीशे पर रेंगते हुए फैल गए और उसकी आंखें अब सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। राजू चीख पड़ा और अपनी सीट के नीचे से एक लोहे की छड़ निकाल ली। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी पल वो औरत एक झटके में गायब हो गई। मैंने सोचा शायद उतर गई, लेकिन तभी ट्रक के केबिन के ऊपर भारी सी थाप पड़ी और फिर किसी के रेंगने की आवाज आई। अचानक छर्रर, ट्रक की छत से जंग लगे लोहे को नोचने जैसी आवाज आई और ऊपर से उसकी खौफनाक चीख सुनाई दी। राजू कांपते हुए बोला, ये अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। मैंने ट्रक को घाटी के मोड़ पर और तेज कर दिया, लेकिन अचानक स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ मुड़ने लगा, जैसे किसी ने मेरे हाथ पकड़ लिए हों। नीचे गहरी खाई थी और अगर ट्रक जरा सा और मुड़ा तो हम सीधा नीचे गिर जाते। तभी ट्रक के अंदर एक ठंडी बर्फ जैसी हवा भर गई और पीछे वाली सीट से एक कर्र कर्र की आवाज आई। राजू ने पीछे देखा और उसकी चीख थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजू की चीख सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। मैंने एक झटके में रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे केबिन के कोने में कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर एकदम काला, जैसे धुएं से बना हो, और आंखें अंगारों की तरह लाल। वो धीरे धीरे झुककर घुटनों के बल हमारे करीब आ रहा था। राजू ने कांपते हाथों से लोहे की छड़ उसकी तरफ उठाई, लेकिन जैसे ही छड़ उसकी तरफ गई, वो चीज धुएं में बदल गई और हवा में मिल गई। मैंने तुरंत स्टीयरिंग सीधा किया और ट्रक की स्पीड 80 तक पहुंचा दी, लेकिन तभी सड़क के किनारे हेडलाइट की रोशनी में वो औरत खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और परछाइयां थीं। राजू चिल्लाया, ये रास्ता छोड़, ये घाटी का मोड़ है, सीधा जाएंगे तो मर जाएंगे। मैंने ट्रक दाईं ओर मोड़ा, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे ट्रक को पकड़ लिया हो। ब्रेक दबाने पर भी ट्रक रुक नहीं रहा था। अचानक हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था रोक दे। अगले ही पल ट्रक के बीचों बीच जैसे भारी धमाका हुआ और केबिन के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजू ने सीट बेल्ट खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से लाखों हाथों जैसी काली लटें उसकी टांगों में लिपट गईं और उसे खींचने लगीं। मैं चिल्लाया, राजू! लेकिन राजू का पूरा शरीर जैसे पल भर में खिड़की से बाहर खींच लिया गया। उसकी चीख हवा में गुम हो गई और बस एक खून की बूंद मेरे गाल पर गिरकर ठंडी हो गई। मैंने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन अब स्टीयरिंग पर मेरे हाथ नहीं थे। राजू को खींचे जाने के बाद ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा सामान्य में होता है। ये सन्नाटा भारी था, दम घोंटने वाला। मैंने डर के मारे धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और देखा कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ नहीं थे, वहां किसी और के हाथ थे। लंबी, हड्डियों जैसी पतली उंगलियां, जिनकी त्वचा धुएं और राख की तरह फटी हुई थी। मैंने घबराकर चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने गले में दबा दी हो। केबिन में ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे की सीट पर वो औरत बैठी थी। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो, और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मेरी आंखों में गड़ी हुई थीं। ट्रक की हेडलाइट अब टिमटिमाने लगी थी और सड़क पर धुंध इतनी घनी हो गई थी कि 5 फुट आगे तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी बिना मेरे कुछ किए ट्रक ने एक तेज मोड़ लिया और सामने एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल दिखाई दिया। वो पुल घाटी के ऊपर था और नीचे सिर्फ काली गहराई। औरत ने फुसफुसाया, यहीं सब खत्म होगा।
अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप फेल हो गए। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हड्डियों जैसे हाथ मुझे धकेल रहे थे, सीधे पुल की तरफ। मेरी आंखों के सामने राजू का चेहरा घूम गया, उसकी चीख, डर और वो खून की ठंडी बूंद। पुल के बिल्कुल पास आते ही ट्रक के शीशे के बाहर से हजारों हाथों जैसी परछाइयां अंदर आने लगीं, मेरी गर्दन और कंधों को पकड़ने लगीं। मैंने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का अगला पहिया पुल से बाहर फिसल गया। ट्रक का अगला पहिया पुल से बाहर जाते ही पूरी गाड़ी खतरनाक तरीके से झूलने लगी। धातु की चरमराहट और इंजन की गड़गड़ाहट घाटी की खामोशी में गूंज रही थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था, लेकिन केबिन के अंदर ठंडी उंगलियां मेरी कलाई जकड़ी थीं, मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। नीचे घाटी में सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था अगर कोई उसमें गिरा तो कभी वापस नहीं आएगा। अचानक औरत की आवाज गूंजी, अब तू भी वहीं जाएगा जहां बाकी गए। अगले ही पल ट्रक का पिछला हिस्सा भी हवा में उठा और हम सीधे नीचे गिरने लगे। मेरे कानों में सिर्फ हवा की तेज सीटी और लोहे की टूटती फटती आवाज थी। गाड़ी गिरते हुए घाटी की दीवारों से टकरा रही थी। कांच के टुकड़े उड़कर मेरे चेहरे को काट रहे थे और मेरी सांसें तेज हो गई थीं। एक झटके में सब अंधेरा हो गया। मुझे लगा मैं मर चुका हूं, लेकिन जब होश आया तो मैं किसी अजीब जगह पड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और जमीन पर गीली मिट्टी। दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज राजू की थी। मैंने कांपते हुए उठकर चारों तरफ देखा। वो कोई सामान्य घाटी नहीं थी, बल्कि पुराना श्मशान जैसा लग रहा था। टूटी चिताएं, आधी जली लकड़ियां और हवा में जली हुई देह की गंध। और फिर धुंध से वो औरत निकलकर मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में अब लाल आग जल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों काले साए खड़े थे, जैसे वो सब भी कभी मेरी तरह इंसान रहे हों और अब उसके कैदी बन चुके हों। धुंध और गहरी हो गई थी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन कोई शब्द साफ न सुनाई दे। राजू मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर इतना साफ था कि वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो औरत हमारे बीच आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, मांस के टुकड़े लटक रहे थे और आंखों में सिर्फ लाल अंगारे जल रहे थे। उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा, तुम दोनों वही गलती कर बैठे जो बाकी ने की थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसके पीछे खड़े काले साए अचानक एक साथ चीखने लगे। औरत ने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां मेरी ओर उठाईं। मैं हूं गिरजा और ये सब मेरे यात्री हैं। उसने अपनी कहानी खुद बतानी शुरू की। कई साल पहले मैं इसी रास्ते से हर रात बस चलाती थी। एक रात कुछ यात्रियों ने मुझे और मेरे खलासी को लूटने की कोशिश की। उन्होंने हमें मार डाला और लाशों को इसी घाटी में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले मैंने कसम खाई थी कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, मैं उसे अपने सफर में ले जाऊंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो भी इस घाटी में मेरी तरह कैदी न बन जाए। राजू की हालत खराब थी। वो रोते हुए चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। गिरजा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अब तुम भी मेरी बस के यात्री हो। इतना कहते ही धुंध और घनी हो गई। हमारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसकने लगी और अगले ही पल मैं और राजू खुद को एक पुरानी टूटी फूटी बस के अंदर पाए। बस की खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। सीटों पर बैठे बाकी यात्री, सबके चेहरे सड़े हुए, आंखें खोखली और मुंह से सिर सिसकियों की आवाज। इंजन अपने आप चालू हुआ और बस धीरे धीरे चलने लगी। गिरजा ड्राइवर की सीट पर बैठी थी और उसकी आंखों में संतोष था, मानो उसका शिकार पूरा हो चुका हो। बस के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन खिड़कियों से बाहर झांकने पर जो नजर आया वो और भी खतरनाक था। बाहर सड़क नहीं थी, बल्कि एक गहरी खाई थी, जिसमें लाल लाल अंगारे जैसे चिंगारियां चमक रही थीं, मानो नीचे कोई नरक जल रहा हो। बस के बाकी यात्री चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे हमें देख रही थीं। नहीं, देख नहीं, घूर रही थीं। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उस हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध घुली थी।
राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, ये ये तो सीधे खाई की तरफ जा रही है। मैंने डरते डरते बस के पिछले हिस्से में झांका। वहां सीट के नीचे से एक पुराना, खून से सना बैग गिरा हुआ था। बैग खोलते ही अंदर से एक कागज का टुकड़ा और एक जंग लगा चाकू मिला। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर बचना है तो गिरजा का सफर रोकना होगा। राजू ने कांपते हुए कहा, मतलब हमें इसे मारना पड़ेगा? मैंने धीरे से चाकू पकड़ लिया, लेकिन तभी गिरजा की आवाज गूंजी, क्यों ना पहले तुम्हें मेरे यात्री बना दूं। वो ड्राइवर सीट से उठी और पूरे बस में धुंध फैल गई। एक एक यात्री की आंखों में लाल रोशनी जलने लगी और वो अपनी सीटों से उठकर हमारी तरफ आने लगे। राजू का हाथ पकड़कर मैंने कहा, बस अभी या कभी नहीं। हम दोनों गिरजा की ओर बढ़े, लेकिन तभी उसने एक चीख मारी, इतनी तेज कि कान से खून निकलने लगा। बस हिलने लगी और बाहर की खाई और नजदीक आ गई। बस की चीखती हुई ब्रेक की आवाज आई, लेकिन पहियों ने रुकने की बजाय और तेज घूमना शुरू कर दिया। गिरजा हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में जलते अंगारों की तरह लाल चमक थी और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। तुम सोचते हो मुझे रोक सकते हो? उसकी आवाज बस के हर कोने में गूंज रही थी। राजू कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है, ये कुछ और है। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ा। गिरजा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें मौत की गंध थी। उसने हाथ उठाया और अचानक बस के सारे यात्री एक साथ चीखते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़े। हमने सीटों के बीच से निकलते हुए ड्राइवर की ओर छलांग लगाई, लेकिन गिरजा ने मेरा गला पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राजू चिल्लाया, अगर बचना है तो बलिदान देना पड़ेगा। मैंने हांफते हुए पूछा, कब? कौन सा बलिदान? राजू की आंखों में आंसू थे। तुम्हें किसी एक को इस खाई में गिराना होगा, तभी बस रुक पाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर खाई में जलते अंगारे और काले साए लहरा रहे थे, जैसे अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रहे हों। गिरजा ने फुसफुसाते हुए कहा, करो फैसला, वरना तुम दोनों यहीं मेरे यात्री बन जाओगे, हमेशा के लिए। बस खाई के किनारे डगमगा रही थी। गिरजा का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें मानो मेरे दिल के आर पार देख रही थीं। राजू बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं खुद को खाई में गिरा दूं या राजू को धक्का दे दूं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस का इंजन गरज रहा था और पीछे बैठे सारे लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे उनकी आत्माएं पहले ही निकल चुकी हों। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और अचानक राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी स्वीकृति भी। अगर तुम नहीं करोगे तो हम दोनों मरेंगे, उसने धीमे से कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था और गिरजा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल रही थी। अचानक बस एक झटके से आगे खिसकी और उसी पल मैंने राजू को पकड़कर खाई की तरफ धक्का दे दिया। वो चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गया। खाई से लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। बस अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। बस गिरजा का धीमा, डरावना हंसी का स्वर गूंज रहा था। फैसला सही था, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब सड़क उतनी चौड़ी नहीं रह गई थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी नीचे झुकी थीं कि लगता था जैसे वे हमें छूने की कोशिश कर रही हों। राजू के गायब होने के बाद से मेरा मन बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन गिरजा बस को देखकर जो थोड़ी राहत मिली थी, वो भी अब खत्म हो रही थी। बस के पीछे पीछे चलते हुए मैंने गौर किया। उसकी टेल लाइट्स कभी तेज हो जाती, कभी पूरी तरह बुझ जाती। ऐसा लगता था जैसे बस खुद सांस ले रही हो। सांस, लेकिन इंसानों जैसी नहीं, गहरी, भारी और ठंडी। थोड़ी दूर जाकर सड़क का रंग बदल गया। काले डामर की जगह अब जमीन धूसर और राख जैसी थी। पहियों के नीचे से अजीब सी छर्र छर्र आवाज आ रही थी, जैसे किसी सूखे अस्थि पंजर पर पहिया घूम रहा हो। मैंने बस का हॉर्न सुनने की कोशिश की, पर वहां एक अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि ट्रक के इंजन की आवाज भी जैसे दब रही हो।
अचानक बस की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी चमकी और मैंने देखा हर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन इंसान नहीं। उनके चेहरे काले धुएं जैसे थे, आंखों की जगह दो जलते अंगारे। वे सब एक साथ मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रुका नहीं। गति कम करने पर भी पहिए खुद घूमने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी गिरजा बस का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक बुढ़िया बाहर झांकी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें धंसी हुई, लेकिन होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। चल बेटा, टिकट तो कटानी ही पड़ेगी। उसकी आवाज मेरे कान में नहीं, मेरे दिमाग के भीतर गूंजी। मैंने पीछे देखने की कोशिश की, पर सड़क गायब थी। पीछे सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा कि जैसे वो मुझे निगल जाएगा। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, बस में चढ़ना या उसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही ब्रेक दबाया, ट्रक खुद ही बस के बिल्कुल पास आकर रुक गया। गिरजा बस का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ये हवा ठंडी नहीं थी, ये बर्फ जैसी जमी हुई थी और उसमें एक अजीब सी सड़ांध मिली हुई थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी मेरी नाक में घुस गई हो। वो बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में एक फटा हुआ टिकट पंच करने वाला मशीन, और उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां बस की रेलिंग को पकड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। आ जा बेटा, टिकट कटवा ले, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता, उसने धीरे से कहा, और उसकी हंसी बस के भीतर गूंज गई, जैसे 100 लोगों ने एक साथ चीख मार दी हो। मैंने बस के अंदर कदम रखा और पहला कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और ही जगह आ गया हूं। यहां सड़क की हलचल, इंजन की आवाज, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो ठंडी पीली रोशनी जो ऊपर लटकते बल्ब से निकल रही थी। मैंने चारों ओर देखा। हर सीट पर यात्री बैठे थे, लेकिन उनके शरीर अजीब तरह से झुके हुए थे। कुछ के सिर एक ओर लटके हुए, कुछ के गले अजीब से कोण में मुड़े हुए, जैसे हड्डियां टूटी हों। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और आंखें सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे। बुढ़िया ने मेरे सामने टिकट मशीन रखा। कहाँ जाना है? उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, जैसे किसी गुफा में गूंज रही हो। मैंने डरते डरते कहा, मैं घर जाना चाहता हूं। वो हंसी। घर सबका होता है बेटा, लेकिन इस सफर का घर एक ही है, मुक्ति घाट। उसने मशीन दबाई और मेरे हाथ में एक टिकट रख दिया। टिकट पर लिखा था, आखिरी सफर एक तरफा। मेरी सांस रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बस धीरे धीरे चलने लगी और खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध और परछाइयां थीं। एक यात्री, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, मेरे पास झुककर बोला, अब चाहे जितना चीख ले, यहां से कोई वापस नहीं जाता। बस की खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ काली धुंध और परछाइयां दिख रही थीं। न सड़क, न कोई मोड़, बस जैसे किसी अंतहीन सुरंग में चल रही हो। इंजन की आवाज भी गायब थी और उसकी जगह सुनाई दे रही थी एक अजीब सी सरसराहट, जैसे सैकड़ों लोग अंधेरे में धीमे धीमे फुसफुसा रहे हों। मैंने बुढ़िया कंडक्टर को देखा। वो अब सीट पर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। हर शब्द के साथ बस के अंदर का तापमान और गिरता जा रहा था। अचानक बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर एक पुराना टूटा फूटा घाट था। पानी काला था, इतना काला कि उसमें चांद की रोशनी भी समा नहीं पा रही थी। किनारे पर टूटे फूटे चबूतरे और जल चुके दियों के अवशेष पड़े थे। चारों ओर सिर्फ राख और सड़ांध की गंध थी। एक एक करके यात्री बस से उतरने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन को छूते ही धुंध में बदलने लगे। कुछ सेकंड में वे पूरी तरह गायब हो जाते। मैं डर से अपनी सीट पर जमे रहा। तभी मेरे पास वही आधी गर्दन वाला यात्री आया। उसकी आंखों के गड्ढों में अब लाल आग जल रही थी। वो बोला, तेरा नंबर भी आएगा, बस इतना समझ ले, ये घाट तेरी रूह का आखिरी ठिकाना है। तू बचना चाहेगा तो भी नहीं बचेगा। अचानक बुढ़िया मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर अब चमड़ी भी पूरी नहीं थी, कुछ जगह से हड्डियां बाहर झांक रही थीं।
उतर बेटा, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि लगा मेरी नसों में खून जम गया हो। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसने मुझे घाट के किनारे ले जाकर धक्का दिया और मैं सीधे उस काले पानी में गिर गया। जैसे ही पानी ने मुझे घेरा, मुझे अपने चारों ओर हजारों हाथ महसूस हुए, जो मुझे नीचे और नीचे खींच रहे थे। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रात का सफर कभी खत्म नहीं होता। काले पानी में डूबते हुए मेरी सांसें थमने लगी थीं। हर दिशा से ठंडी, सड़ी हुई लाशों जैसे हाथ मुझे पकड़कर गहराई में खींच रहे थे। मैंने आंखें खोली तो देखा, पानी के अंदर एक टूटा फूटा, डूबा हुआ बस का ढांचा पड़ा है। उसकी खिड़कियों के पीछे वहीं सारे यात्री बैठे थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं, सिर्फ खोखली आंखों वाले प्रेत थे। तभी बुढ़िया की हंसी गूंजी, तू अब हमारा है बेटा, ये सफर अब तेरी आखिरी मंजिल है। मैं घबरा कर हाथ पांव मारने लगा। तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पीतल का ताबीज जो शायद मेरे गले से पानी में गिर गया था। जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, पानी की लहरें अचानक तेज हो गईं और प्रेतों के हाथ मुझसे छूटने लगे। अगले ही पल मैंने महसूस किया कि कोई मुझे ऊपर की ओर खींच रहा है। तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैं खुद को बस की उसी सीट पर बैठा पाया। चारों ओर सुबह की हल्की धूप थी। बस एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। कोई यात्री नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। सिर्फ दरवाजे के पास वो पीतल का ताबीज रखा था और दूर से घाट के पानी में किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं भागा, लेकिन आज भी जब कभी नींद में आंख लगती है तो खिड़की के बाहर वही काला घाट दिखता है और बुढ़िया की फुसफुसाहट सुनाई देती है। रात का सफर अभी बाकी है।